दोस्तों नमस्कार। अपनी ही छवि से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है और खास तौर से चुनाव के वक्त अगर किसी नेता ने अपनी छवि को लार्जर देन लाइफ बना लिया है और सामने कोई दूसरी छवि उभर कर आ नहीं रही हो तो फिर अपनी छवि का सामना करना और उसके आसरे वोटरों को साथ जोड़ते चले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी छवि बड़ी तभी होती है जब सामने कोई छोटी छवि हो। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर चुनाव के वक्त जिस रणनीति को साधा है, क्या उसके दायरे में प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को लेकर ही फंस चुके हैं? यह सवाल सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश भर का नहीं है, यह सवाल झारखंड और महाराष्ट्र के भीतर भी है, यह सवाल दक्षिण भारत को लेकर भी है। राजनीतिक तौर पर यह माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री की छवि जो गढ़ी गई उसके सामने कोई दूसरा टिकेगा ही नहीं, और जैसे ही कोई खड़ा होगा खुद ब खुद प्रधानमंत्री मोदी की जीत तय होती चली जाएगी। लेकिन एक झटके में इस देश के तमाम क्षत्रपों को ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। और इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किल यह हो चली है कि वह चुनाव प्रचार करने जाते हैं, लेकिन निशाने पर किसे लें? निशाने पर वह राहुल गांधी को शहजादे कहकर लेते तो हैं, लेकिन सामने कोई शहजादा है नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना तो साधते हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो का जिक्र करते नहीं हैं। दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति दोनों को एक साथ साधना शायद इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है, खास तौर से तब जब दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी की छवि उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत उत्तर भारत में, और उत्तर भारत के भीतर खास तौर से हिंदी पट्टी में नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर मौजूद है उसके सामने दूसरा कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता टिकेगा नहीं। और रणनीति यही साधी गई कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी खुलकर चुनाव प्रचार करेंगे, हर उस मुद्दे को उठाएंगे जिस मुद्दे के आसरे इस देश के भीतर एक झटके में समूचे उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत चुनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी की छवि वर्सेस लोकल स्तर पर हो जाए, यानी स्थानीय तौर पर चुनाव लड़ा जाने लगे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यह आ गया कि इस दौर में उसके अपने क्षत्रप गायब हो गए। किसी भी राज्य में कोई ऐसा कद्दावर क्षत्रप है नहीं जो खड़े होकर वहां के स्थानीय क्षत्रप नेताओं को चुनौती दे सके। वो बिहार हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वह हिमाचल प्रदेश हो, किसी भी राज्य के भीतर अगर झांक कर देखिएगा तो इस दौर में बीजेपी का कोई क्षत्रप कद्दावर नेता के तौर पर आपको नजर आएगा ही नहीं। और सभी को ठिकाने तो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने लगा ही दिया है। येदियुरप्पा तक की तूती एक वक्त कर्नाटक में बोलती थी तो कर्नाटक का दरवाजा बीजेपी के लिए खुल गया। लेकिन आज की तारीख में वहां कौन सा कद्दावर नेता है जो डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया उनके सामने खड़ा हो जाए, यह सवाल है। बिहार में कौन सा ऐसा नेता है जो तेजस्वी के सामने खड़ा हो जाए? सुशील मोदी आखिरी पिलर थे, इस दौर में उन्हें भी हाशिए पर ढकेल दिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर कौन सा कद्दावर नेता है? राजनाथ सिंह कभी हुआ करते थे, लेकिन इससे हटकर कोई नाम आप राष्ट्रीय तौर पर एक कद्दावर नेता की पहचान के साथ किसी राज्य से जोड़कर चलेंगे तो वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यही स्थिति कमोवेश महाराष्ट्र के भीतर भी है। देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन सीएम से डिप्टी सीएम बना दिए गए। नितिन गडकरी को हाशिए पर ढकेल दिया गया। कौन सा कद्दावर नेता है जो वहां पर उद्धव ठाकरे या शरद पवार से टकराएगा? यह स्थिति अगर देश भर के भीतर नई स्थिति में खड़ी हो चली है तो बीजेपी के सामने तीन बड़ी मुश्किल इस दौर में आ चुकी है। पहली मुश्किल, एक तरफ सिर्फ मोदी है, चाहे चुनाव लोकल स्तर पे, स्थानीय तौर पर या किसी स्थानीय क्षत्रप के तौर पर ही क्यों ना हो रहा हो, वहां पर पहुंच और पकड़ बीजेपी के नेताओं की नहीं और सिर्फ एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी का। दूसरी परिस्थिति, उम्मीदवार दर उम्मीदवार तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार दर उम्मीदवार से ही टकरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना राज्य स्तर का संगठन है
और जहां पर कांग्रेस का संगठन नहीं है वहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल क्षत्रपों का संगठन है और उन्हीं को आगे कर दिया गया है। और शायद यह एक ऐसी मुश्किल इस दौर में आकर खड़ी हो गई जहां पे रास्ता चुनाव की दिशा में एक तरफ राष्ट्रीय भी नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ लोकल अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पर बीजेपी की जीत मुश्किल हो रही है। यह पहली मुश्किल है। दूसरी परिस्थिति विचारधारा को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गुजरात मॉडल के नहीं बल्कि इस दौर में तो देश के मॉडल के उन्होंने खुद को बना लिया। अब राजनीतिक तौर पर मुश्किल यह है कि अगर वह राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के मुद्दों को उठाते हैं, दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर मुद्दे उठते हैं और दोनों टकराते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बतौर स्टार प्रचारक क्या जवाब देंगे? और दूसरी तरफ जो नेता स्थानीय तौर का होगा उसका कद एक झटके में बढ़ जाएगा। और तीसरा सवाल यह है, इस दौर में अगर बीजेपी के पास एकमात्र चेहरा, एकमात्र नेता, एकमात्र वोट को खींचने वाला शख्स देश का प्रधानमंत्री है तो दूसरी तरफ राज्य दर राज्य अगर आप परखिएगा तो कांग्रेस के नेता हो या क्षत्रप जो कि दूसरी रीजनल पार्टी से जुड़े हुए नेता जो इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े हो गए, उनका संगठन एक झटके में सक्रिय हो गया और यह वोट ट्रांसफर की परिस्थिति को सीधे तौर पर अमल में लाने के लिए राहुल गांधी तेजस्वी के साथ भी बैठते हैं। और शनिवार को जब वो बिहार में थे और सुबह जब रैली हो रही थी तो एक ही समझौता था कि वोट ट्रांसफर होना चाहिए। यही समझौता शनिवार के दोपहर में जब अमरोहा में रैली थी उस वक्त भी अखिलेश के साथ और उससे पहले गाजियाबाद में जब पहली एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी सवाल सिर्फ एक ही उठा, वोट ट्रांसफर होना चाहिए। और वोट ट्रांसफर तभी होता है जब कैडर सक्रिय हो जाए और कैडर के बीच मैसेज तभी जाता है जब उसे लग जाता है कि दरअसल इस बार उसके अस्तित्व का सवाल है या फिर उसकी अपनी राजनीतिक जमीन को जिससे समझौता हुआ है वह छीनेगा नहीं। और यह वो स्थिति है जिसमें नेताओं के जरिए ही यह बात नीचे तक दी जा सकती है। इन तीन मुद्दों के आसरे अब एक एक पन्ने को खोलने की कोशिश कीजिए। पहला पन्ना, इस दौर में वो कौन सी स्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पर नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक गुस्से में आ गए और एक के बाद एक उन्होंने जो सवालों को खड़ा करना शुरू किया वो सवाल धीरे धीरे इतने डाइल्यूट होते चले गए कि जो बड़े बड़े वादे 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिस्थितियों से निकलकर कहां पर आकर खड़े हो गए और उसका जवाब कोई दूसरा नहीं देगा। जवाब स्थानीय तौर पर दिया जाएगा, यानी सामने राहुल गांधी नहीं आएंगे। सामने की परिस्थिति में जो क्षत्रप होंगे वही जवाब देंगे। और ध्यान दीजिए, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं उन बातों का जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मीटिंग तो यही तय कर गई कि दरअसल वोट ट्रांसफर होना चाहिए, हर हाल में इसी रास्ते हम बिछा रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बातों का जवाब अखिलेश यादव देंगे तो क्या राष्ट्रीय तौर पर अखिलेश से राजनीतिक लड़ाई नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के जरिए लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए प्रधानमंत्री कैसे मुद्दे इस दौर में उठा रहे हैं और जवाब कोई दूसरा शख्स नहीं अखिलेश यादव दे रहे हैं। यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। अब मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को गालियां दी थी। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता,
कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। दरअसल कांग्रेस या कहें राहुल गांधी या कहें इंडिया गठबंधन ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर जो राजनीतिक बिसात बिछाई, उसमें सवाल यही होने लगा कि कांग्रेस पहली बार सबसे कम सीटों पर लड़ रही है, लेकिन यह उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इस दिशा में बीजेपी ने कभी सोचा ही नहीं। यहां तक कि प्रधानमंत्री तो भाषणों में जिक्र करने लगे, देखिए जिन जगहों पर गांधी परिवार रहता है उस जगह पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। जो नई दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और वोट कांग्रेस के इन नेताओं को भी दूसरी पार्टी को देना, यानी कांग्रेस कितनी डाइल्यूट हो गई। लेकिन सवाल यह नहीं है, पहली बार राजनीतिक तौर पर इस देश का एक ही संदेश है, खास तौर से 2014 के बाद, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने से कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी लेकिन हाथ में सिर्फ 44 सीटें आई। 2019 में 421 सीटों पर लड़ी लेकिन हाथ में सिर्फ 50-52 सीटें आई। सबसे ज्यादा 1996 में 529 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उस वक्त भी सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई थी। 2004 में 417 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 145 पर जीत पाई। 2024 की स्थिति यह है कि यह तकरीबन 325 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बाकी जगहों पर छत्रपों की मौजूदगी है। अब प्रधानमंत्री या बीजेपी के सामने या नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने संकट यह है कि वह अपनी ही छवि को गढ़ते चले जाएं और वोट उनके हिस्से में ना आए, तब क्या होगा। इसका रास्ता वो निकालने की दिशा में बढ़े जरूर, लेकिन तमाम राज्यों में अगर उन्होंने अपने ही कद्दावर नेताओं को खत्म कर दिया, वो चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे कद तो देवेंद्र फडणवीस का भी कम किया गया, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे इसी दौर पे देखिए बाबूलाल मरांडी एक वक्त झारखंड में निकाले गए, अब साथ में आकर खड़े हैं। इन तमाम राज्यों के भीतर की परिस्थिति आपको उड़ीसा में कोई नेता वैसा नहीं मिलेगा, बंगाल में मिलेगा तो वह टीएमसी से आया हुआ ही नेता मिलेगा। यानी बीजेपी ने अपने तौर पर मशक्कत की ही नहीं कि उसके अपने कद्दावर छत्रप नेताओं की मौजूदगी होनी चाहिए। मान लिया गया कि दिल्ली में एक शख्स है और उसी के आसरे पूरे देश में चुनाव लड़ा जा सकता है, और यह झटका इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी को लगा, बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। इसीलिए पहली बार जब वो उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने अपना नेता योगी आदित्यनाथ को माना। एक दिन पहले ही भाषण देते देते वो यहां तक उन्हें कहना पड़ गया कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो उत्तर प्रदेश के बनारस में आती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके गवर्नेंस के तौर तरीकों ने एक नई पहचान दी है और उन्हें गर्व होता है। यानी जो शख्स इस दौर में हर राज्य के मुखिया को ध्वस्त करता चला गया, जो बीजेपी से जुड़े थे, जो कद्दावर नेता जिनकी राजनीतिक जमीन थी उनको खत्म करता चला गया, उनको जरूरत पड़ गई अब क्षेत्रीय स्तर पर वोट को साथ लाने की। कुछ कहते हैं कि इसके पीछे दरअसल जो राजपूत समाज का आंदोलन है बीजेपी को लेकर, जो गुजरात में हुए टीका टिप्पणी के बाद से निकला है, इसीलिए उन्हें समझ में आ गया कि यह स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कुछ इस तरीके से जो पाठ किया भाषण में योगी आदित्यनाथ को लेकर, सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ का जिक्र हो रहा था तो कोई भी कहता कि अगर वसुंधरा राजे राजस्थान में सक्रिय होती तो मौजूदा वक्त में राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारने के बाद, विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से एकजुट हुई है और बीजेपी बिखर गई है, उसके भीतर दो फाड़ जमीन पर नजर आने लगा है। तो अगर वो साथ खड़ी होती या कांग्रेस बटी हुई होती तो कांग्रेस को सत्ता मिली नहीं तो वह एकजुट हो गई और बीजेपी को सत्ता मिली तो वो बट गई।
यह परिस्थिति कमोवेश अगर हर राज्य के भीतर उलट हो जाती तो फिर बीजेपी को चुनाव हराना मुश्किल हो जाता। शायद इस ताकत को प्रधानमंत्री अपनी छवि के सामने खारिज कर गए। नकारात्मक उन्होंने तौर पर लिया और बोला कि इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अब बौखलाहट इसी बात को लेकर है कि यह संकट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान भर का नहीं है, यह संकट अपने तौर पर मध्य प्रदेश के भीतर भी है। मुख्यमंत्री तो उन्होंने किसी को उठाया और बना दिया, लेकिन उसके जरिए वोट कैसे आएंगे यह नहीं पता है। छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी को बना तो दिया, लेकिन उसके जरिए क्या आदिवासी वोट एकजुट होकर साथ में आ जाएंगे, यह अभी भी सवाल है। कर्नाटक के भीतर यह सवाल है। येदियुरप्पा के बेटे को महत्व जरूर दिया गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर बोम्मई जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी शिकस्त तो उसी वक्त हो चली थी। लेकिन उसके बाद मौजूदा वक्त में चुनाव को लेकर अगर सक्रियता बढ़ी तो उसका लाभ क्या वोट की शक्ल में हो जाएगा, मुश्किल सवाल है। और यहीं से एक नई स्ट्रेटजी राहुल गांधी की आप कह सकते हैं, जो खुले तौर पर तेलंगाना, जहां पर उनकी अपनी खुद की छवि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी है, केरल जहां उनकी खुद की छवि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इन तमाम जो 4 राज्यों के भीतर देखिएगा तो राहुल गांधी ने खूब ट्रेवल किया और इन्हीं जगहों पर जाकर उन बातों का जिक्र किया जिन बातों को अपने तरीके से इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिभाषित कर रहे हैं। आंध्र की मीटिंग हो, तेलंगाना की मीटिंग हो, केरल की मीटिंग हो, तमिलनाडु की मीटिंग हो, इस मीटिंग के जिक्र में ध्यान दीजिए। वो कर्नाटक राहुल गांधी नहीं गए। वो जानते हैं कि वहां पर स्थानीय कांग्रेस के जो छत्रप हैं वो काउंटर करने की स्थिति में है प्रधानमंत्री मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल यह हो जाएगी कि जब वह बजरंग बली वहां नहीं चला पाए तो अब उत्तर भारत में आकर वह हनुमान चालीसा तक का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर मुद्दों की एक बड़ी हार हो गई और मुद्दे भी वहीं से उठाने पड़े जिससे राहुल गांधी उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे? राहुल गांधी ने खामोशी बरती। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया और जिस मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जारी किया, ध्यान दीजिए, वही इशू इस दौर में बीजेपी को परेशान कर रहा है या प्रधानमंत्री मोदी ने उसे ही मुद्दा बना लिया। यानी इस देश के भीतर में जो लोग नहीं भी जानते थे कि कोई मैनिफेस्टो नाम की चीज होती है जिसके जरिए आने वाले वक्त में यह देश कैसा होगा यह बताया जाता है, वो देश वैसा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हर कोई जाने लगा। इसका असर यह हो गया कि आज की तारीख में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचने वाले अखबार के भीतर डालकर दे रही है और यह बता रही है कि देखिए इसमें ये मुद्दे लिखे हुए हैं, इन मुद्दों के आश्रय आपको यह राहत रियायत मिलेगी। लेकिन एक सवाल हर कोई पूछता है कि आखिर राहुल गांधी ने इन बातों का जिक्र कब किया था, कैसे किया था, किस रूप में किया था, जो प्रधानमंत्री ने नए तरीके से उसको अपने सामने रख दिया है। हमें लगता है आज वो सुनना चाहिए, क्योंकि यह दक्षिण भारत में दिया गया भाषण का हिस्सा है जिसमें राहुल गांधी बतला रहे हैं कि दरअसल समाजवाद का मतलब क्या होता है। समाजवाद के आगे की स्थिति इस देश के भीतर में हर जाति को अपनी संख्या जानने की जरूरत क्यों है, जाति जनगणना की जरूरत क्यों है, समाज के अलग अलग तबकों की भागीदारी समान रूप से कैसे होगी, अलग अलग प्रोफेशन के भीतर में उनकी मौजूदगी कैसे होगी, सुना जाए। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। तो जिन मुद्दों का प्रचार प्रसार कांग्रेस राहुल गांधी के भाषण के जरिए कर नहीं पाई, इस दौर में बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने वह काम देश में घूम घूम कर दिया क्या, यह कोई भी पूछ सकता है।
अगला सवाल यह है कि अगर आपकी बातें पहुंचाने के लिए आपका विपक्ष यानी आपके सामने वाला जो मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता है, अगर वही उन बातों को अपने तरीके से सही लेकिन अगर कह रही है, तो अगला सवाल सिर्फ इतना बचता है कि वोट ट्रांसफर कैसे होगा। कांग्रेस अपने तौर पर अगर सबसे न्यूनतम सीटों पर लड़ रही है, जो 325 के लगभग सीटें होंगी, 543 में से 315 पे कांग्रेस है। इस दौर में ममता बनर्जी के सामने भी संकट है। वो अपने बूते चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन एक सवाल वहां के वोटिंग पैटर्न ने उलझा दिया कि देश भर के अलग अलग राज्यों में वोटिंग कम हुई, लेकिन बंगाल में वह बढ़ी है। तो सत्ता किसके पास है? वहां के लोग मोदी की सत्ता को मानते हैं या ममता की सत्ता को मानते हैं? और ममता बंगाल के भीतर किसी दूसरे की सत्ता को स्थापित होना तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं करती है। तो क्या यह खतरे की घंटी बंगाल को लेकर है? और स्ट्रेटजिकली अगर दक्षिण भारत की राजनीति को राहुल गांधी साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में वह खामोशी क्यों बरते हुए हैं? क्या 26 तारीख के बाद उनकी पहल सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित होगी? उसके आगे उन्होंने पूरी कमांड या तो आरजेडी या कहे तेजस्वी यादव या समाजवादी पार्टी या अखिलेश के हाथों में दे दी है। इसी परिस्थिति में अगर देखिएगा तो एक बड़ा वोट चंक है, अगर वो ट्रांसफर होता है, क्योंकि आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 15-16% वोट उसके निर्धारित हैं, वो उसके पास आते ही हैं। इस दौर की राजनीति कितने परसेंट और वोट साथ जोड़ेगी, कांग्रेस कितना जोड़ेगी, राहुल गांधी की छवि कैसे जोड़ेगी, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कौन से सवाल होंगे, यह सब अपनी जगह है। लेकिन 15-16% मौजूद है आरजेडी के पास, 18-19% समाजवादी पार्टी के पास का वोट बैंक है, डीएमके स्टालिन के पास तो 53% है। और ध्यान दीजिए, पिछले दिनों राहुल गांधी जब पहुंचे तो एक मिठाई दुकान में चले गए और जो बीच का बैरिकेड होता है उसको तोड़ते हुए चले गए और उन स्टालिन के लिए मिठाई खरीदी। सवाल यह नहीं है कि स्टालिन के लिए मिठाई खरीदी गई, सवाल यह है कि इसको देख समझकर डीएमके का पूरा कैडर कांग्रेस के पीछे आकर खड़ा हो गया। कांग्रेस तो खड़ी होगी ही, लेकिन डीएमके का कैडर भी खड़ा हो गया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। यह एक परिस्थिति है जो शायद स्टालिन के साथ, तेजस्वी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ तमाम राज्यों के भीतर रेंग रही है। और अगर महाराष्ट्र के भीतर भी देखिएगा तो शिवसेना लगभग 23.5% वोट पर बैठी हुई है, शरद पवार लगभग 15-16% वोट पर बैठे हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा 35% वोट पर बैठा हुआ है। और उसकी अपनी फिलॉसफी में उसका अपना नेता जेल में है, उस जेल को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस है। तो जेएमएम का कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गया। आम आदमी पार्टी जिसकी मौजूदगी दिल्ली और पंजाब के भीतर है, उसके कैडर के भीतर भी सवाल है कि अपनी लड़ाई अगर सिर्फ अपने बूते लड़ेंगे तो फिर केजरीवाल जेल से बाहर निकल नहीं आएंगे, सबको मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। और इसीलिए पहली बार कैडर स्तर पर अगर सक्रियता शुरू हो गई तो यह बौखलाहट दिल्ली में आएगी, दिखाई देगी। अलग अलग मुद्दे उभरेंगे, इन मुद्दों के आश्रय निशाने पर लिया जाएगा, राहुल गांधी को लिया जाएगा, कांग्रेस को लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में आपको नजर नहीं आएंगे। वहां की लोकल लीडरशिप जवाब देने को तैयार है। और यह प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे मुश्किल सवाल है कि वह वहां के क्षेत्रीय नेताओं को निशाने पर ले या ना ले। क्या वो बघेल को निशाने पर लेकर राजनीति दिल्ली की साथ पाएंगे? मुश्किल है। सिर्फ ममता का नाम लेंगे तो क्या इससे राजनीति सध जाएगी? नहीं सधेगी। कांग्रेस देश भर की पार्टी है, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय छवि के साथ हैं और इस दौर में उन्होंने देश में जो अपनी न्याय यात्रा को निकाला या भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसने एक राजनीति को नया ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यह स्थिति पहली बार इस देश के भीतर चुनाव के वक्त है और यह मुश्किल सबब इस दौर में बीते 10 बरस में सत्ता में रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो गया है। और यही वो बौखलाहट है जिसमें मंगलसूत्र का जिक्र हो या मुसलमानों का जिक्र हो, इस देश की संपत्ति का जिक्र हो। आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा, वो पूरा हिस्सा हमने आपको सुनाया। यह परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल राजनीति को लेकर जिस रणनीति के आश्रय बीजेपी चला करती थी, वो सारी रणनीति एक चेहरे में अगर सिमट गई तो उस चेहरे को धराशायी करने के लिए सामने रखा हुआ
कोई भी चेहरा हटा दीजिए और एक आईना रख दीजिए तो आदमी अपनी छवि से लड़ने लगता है, और अपनी छवि से लड़ते लड़ते वह किन शब्दों को कहता है, किन बयानों को कहता है, कैसे नारे देता है, सब कुछ इस दौर में सामने आ गया। 400 पार से लेकर विकसित भारत का सपना देख लिया गया। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी से लेकर इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का फलना फूलना भी हर किसी ने देख लिया। तो क्या यह कहा जाए, रणनीतिक तौर पर जिस चक्रव्यूह को रचा गया उसी दायरे में इस वक्त बीजेपी फंस चुकी है, और उसके नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही छवि से लड़ रहे हैं। शायद यह शह मात का ऐसा खेल हो चला है जिसमें हर कोई राहुल गांधी का नाम लेना पड़ता है, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी हो या कंगना रनावत हो। लेकिन कंगना रनावत को जवाब देने के लिए भी वहां का लोकल उम्मीदवार है जो उनके सामने खड़ा है और शालीनता के साथ कहता है कि दरअसल हमारे यहाँ यह सभ्यता संस्कृति नहीं है, और एक झटके में शह और मात का खेल दिखाई देने लगता है। और यही परिस्थिति इस देश के भीतर में है। और शायद जो एग्रेसिवनेस समाज के भीतर और समुदायों के भीतर अपने चुनावी भाषणों से इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी खोज रहे हैं, बीते 10 बरस की पूरे व्यायामशाला के भीतर जो मुद्दे उभरे उसमें इस देश का मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सभी ने खामोशी बरत ली है। और ये खामोशी अपने ही चेहरे से लड़ते हुए नरेंद्र मोदी को अच्छी लग नहीं रही है। और शायद इसीलिए कुछ वक्त और देखिए कैसे कैसे नारे और कैसे कैसे वक्तव्य सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।